गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। संभव वेद 17वीं क्लास है हमारी। चैप्टर हमारा चला था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन आज की क्लास लास्ट क्लास होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स। धमाकेदार क्लास होने वाली है, धुआंधार क्लास होने वाली है, मज़ेदार क्लास होने वाली है, क्योंकि वेक्टर्स में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है और हमें रटना पड़ता है। लेकिन आज के बाद में मैं 100% गारंटी लेके कह दूंगा कि आप जब वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर्स को जब फील करेंगे, उसके बाद कभी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो सरल रेखा में गति की आज की लास्ट क्लास है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि ये टॉपिक पिछले 2-3 क्लास से खिसकता जा रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्राफ्स और साथ में हम पढ़ने वाले हैं मंत्राज यानी स्पेशल ट्रिक्स। स्पेशल ट्रिक्स क्यों? क्योंकि ग्राफ जो होते हैं उनमें अधिकतर लोगों को रहते हैं सबसे ज़्यादा डाउट। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। बहुत सारे बच्चे रटते हैं, फिर भी ग्राफ के सवाल वो नहीं कर पाते हैं। ग्राफ के सवाल वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते और लास्ट में घूम फिर कर वही ऑप्शन बचता है कि रट लो, और रटने से सवाल सॉल्व नहीं हो पाते। तो जैसे ही ग्राफ का सवाल आता है डर से जाते हैं, चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। आ गई मेरी बात समझ में? तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा ग्राफ की मैंने एक अलग स्पेशल क्लास इसीलिए रखी है। वरना तो मैं रिलेटिव मोशन के साथ ही पढ़ाने वाला था, बट प्रीवियस क्लास रिलेटिव मोशन की क्लास कुछ लंबी चली, इसलिए मैंने ग्राफ के टॉपिक को आगे किसका कर एक नया क्लास रिकॉर्ड किया, 17वीं क्लास। ठीक है, थोड़ा लंबा चला ये टॉपिक, लेकिन इसमें अब तक के आए हुए हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने सवालों पे डिस्कस किए, हर कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किए जहाँ से सवाल उठ सकते हैं और जो सवाल पूरी फिजिक्स में हमारे काम आने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट हमारी पूरी फिजिक्स में काम आने वाले हैं, उन कॉन्सेप्ट को भी हमने साथ में डिस्कस किया। इसलिए थोड़ा सा लंबा लगा, क्योंकि कई बड़े चैप्टर्स की फाउंडेशन यानी नींव है ये चैप्टर। आ गई मेरी बात समझ में? तो जब तक फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा, आप रोटेशनल और सर्कुलर मोशन को तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। वृत्तीय गति और घूर्णन गति तो आपके दिमाग में बैठेगी ही नहीं। क्यों नहीं बैठेगी? क्योंकि उन चैप्टर्स में हमेशा सभी जो हम पढ़ते जाएंगे चैप्टर्स, उन सभी चैप्टर्स का मोरल यानी समरी, यानी यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट उठकर आते हैं और वो कॉन्सेप्ट हमें याद रहते नहीं हैं और हम भूल जाते हैं। एक और बात मैं आज कहूँगा, कई लोग आएंगे, लाइक मारेंगे और चले जाएंगे और वीडियो वो देखेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें लगेगा ऑडियो क्वालिटी आज ख़राब है। अब लाइव तो मैं आया नहीं हूँ, वरना मैं आपको बताता कि मैंने कहा था ना कि हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, रेंट पर रूम है, तो मकान मालिक 5-7 कमरे और खड़े करवा रहे हैं, बड़े बड़े हॉल खड़े करवा रहे हैं। तो आज और कल 2 दिन हमारे यहाँ पे पेंट हुआ, उस वजह से पूरा कमरा खाली है। और आपको पता है जब पूरा कमरा खाली होता है तो आवाज़ गूंजती है। तो कल भी मैंने इसी वजह से रिकॉर्ड नहीं किया था, बट मेरे से रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा कि आज मैं रिकॉर्ड कर ही लेता हूँ। साउंड थोड़ा सा इको हो रहा है, गूंज रहा है, तो मैं थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप एक काम करना, ईयरफोन लगाना। ईयरफोन लगाओगे आपको साउंड ध्यान से अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बार बार चेक भी किया विदाउट माइक या माइक के साथ में, बट फिर सोचा कि मैं माइक के साथ ही ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में ऑडियो क्वालिटी ख़राब रहेगी, प्लीज़ खेद है मुझे इसके लिए, बट मेरी मजबूरी भी है। अदरवाइज़ फिर मुझे 2 दिन और वीडियो नहीं देना पड़ेगा और कई लोगों को लगेगा कि रेगुलर क्लासेस तो चल ही नहीं रही है। वजह मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चलिए अब आगे बात नहीं बढ़ाते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। ग्राफ देखो, ग्राफ जो है बहुत सारी हिडन जानकारियाँ अपने अंदर रखते हैं, बहुत सारी गुप्त जानकारियाँ, बहुत हिडन इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती है। यदि हम ग्राफ्स को फील करना सीख जाए,
ग्राफ्स की भावनाएं समझना सीख जाए, चेहरा पढ़ना सीख ले, यानी ग्राफ को देखते ही आइडिया लगाना सीख ले, तो वो जो हिडन इन्फॉर्मेशन है वो सामने निकल कर आएगी और हम सवाल कर पाएंगे। बट उन हिडन इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, और वो आएगा प्रैक्टिस से। किससे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले आज की क्लास में बात करेंगे स्लोप की। किसकी बात करेंगे? स्लोप की, क्योंकि कई जगह ये स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, स्लोप यानी ढाल, ढाल यानी tan थीटा। ठीक है, ढाल यानी tan थीटा। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, थोड़ा सा उसको पढ़ते हैं। मान लो मैंने y और x के बीच में एक ग्राफ खींच दिया और ये ग्राफ आ गया कुछ ऐसा, ऐसे करके हुए ग्राफ आ गया कुछ ऐसा। मैं थोड़ा सा इस ग्राफ को ऐसे ले लेता हूँ, कोई मतलब वो नहीं है, ऐसे करके ऐसे डाल देता हूँ मैं ग्राफ को। ठीक है, मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूँ, यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, तो ये एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, जिसको मैंने यहाँ नीचे ड्रॉ किया, तो ये मिला मुझे x1 पॉइंट, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया जो मुझे मिला यहाँ पर नीचे x2 की फॉर्म में, यानी x2 पॉइंट, इसका नाम दिया मैंने x2 पॉइंट। जब मैंने इसको यहाँ पर लिया तो y के जो वैल्यू आई उसको मैंने y1 लिखा, और x2 के ऊपर जो वैल्यू मेरे पास आई उसे मैंने y2 लिखा, और यहाँ से यहाँ तक के गैप को मैंने बना दिया डेल्टा y, यानी डेल्टा y। अब आप समझ गए होंगे, y2 माइनस y1। ठीक है, फिर इसके बाद इसको देखा तो ये बन गया डेल्टा x, और मैंने डेल्टा x को लिख दिया x2 माइनस x1। समझ में आया? चलिए, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये मैं इसको ऐसे बढ़ा देता हूँ, ये तुम्हारी डेल्टा x हो गई, ये तुम्हारी डेल्टा y हो गई। यदि मैं इसकी बात करूँ इसकी, तो इस लाइन को मैं एक टेंजेंट बनाकर खींच दूँ, एक स्पर्श रेखा बनाकर खींच दूँ, तो स्पर्श रेखा यहाँ पर कौन बनाएगी? थीटा। कितना बनाएगी? थीटा। जब ये थीटा बनाएगी तो ये भी एंगल बना देगी थीटा। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता है एंगल थीटा बन रहा है? अरे कितना भी बन सकता है, मैंने उस कोण, उस एंगल का नाम लिखा है थीटा। ये थीटा तो ये भी कितना हुआ? थीटा। जब ये थीटा हुआ तो हम लिख सकते हैं tan थीटा, और tan थीटा जो होगा वो होगा डेल्टा y बाई डेल्टा x, जो कि एक तरीके से एवरेज वैल्यू के नाम से जाना जाता है। औसत मान भी हम कई बार इसको बोल देते हैं, जो मैंने आपको एवरेज वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी औसत मान और तात्क्षणिक मान में पढ़ाया है। ठीक है, यदि आपने तात्क्षणिक मान वाली क्लास ज्वाइन नहीं की है, औसत मान एवरेज वैल्यू वाली क्लास ज्वाइन नहीं की है, तो फिर पहले उसे ज्वाइन करो। बट चलो इसको मैं अभी नहीं लिखूंगा, और tan थीटा मेरे पास आ जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x। एक तरीके से tan थीटा ही स्लोप है, tan थीटा ही स्लोप है, लेकिन मेरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पता करना होता है स्लोप। मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी किसी फिक्स पॉइंट पर मुझे स्लोप पता करना होता है, और यहाँ तो मैंने इस लाइन का निकाला है, इतनी बड़ी लाइन आ गई। मान लो मुझे केवल एक पॉइंट का चाहिए होता है, इस पॉइंट का, तो मुझे क्या करना पड़ता? इस x की वैल्यू को मैं धीरे धीरे कम करता, x की वैल्यू को मैं क्या करता? धीरे धीरे कम करता, यानी मैं x की वैल्यू को यदि कम करूं, अप्रोचेस टू जीरो, है ना, टेंस टू जीरो बोलते हैं, यानी डेल्टा x की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ मिनिमम। क्या लिख देता हूँ? मिनिमम। आ जाओ, देखो मैंने कहा था ना मेरे यहाँ काम चल रहा है, वो वर्कर गेट बजाने लग गए, तो इस वजह से अब एडिटिंग में काट दूंगा मैं इस चीज़ को, लेकिन है ना जो आने जाने वाला है। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हाँ, हम थे कि मुझे डेल्टा x की वैल्यू मिनिमम करनी है। मिनिमम यानी जीरो, लेकिन जीरो नहीं करनी है, जस्ट जीरो से ज़रा बड़ा सा करना है, जीरो से जस्ट करीब। लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है डेल्टा x टेंस टू जीरो, यानी मैं इसको मिनिमम लिख देता हूँ यार। डेल्टा x की वैल्यू को मैं कम से कम कर देता हूँ, मिनिमम कर देता हूँ। तो डेल्टा x को जब मैं मिनिमम करूँगा तो मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, देखो दोबारा समझाने के लिए, और मैं ढाल इधर से निकालता हूँ, तो ये लाइन हमारी, ठीक है, और ये कुछ मैंने यहाँ पे एंगल वही थीटा मान लिया है। तो जब मैं इसको मिनिमम करूँगा और कम करूँगा, तो मुझे यहाँ पर एक लाइन मिलेगी, ये पॉइंट मिलेगा, और
इस लाइन यानी इस पॉइंट की x कोऑर्डिनेट्स होंगे या x की वैल्यू होगी dx, मैंने इसको बोल दिया dx, और ये जो y की वैल्यू मैं इस पॉइंट के लिए लूँगा वो मैं ले लूँगा dy। क्या ले लूँगा? dy। और अब ये मेरा जो tan थीटा है वो बन जाएगा dy बाय dx। कब बनता है? जब मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में पढ़ाया था, तात्क्षणिक मान के बारे में पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसलिए मैंने आज थोड़ा सा ही बताया, आप पहले वो क्लास देखिए, आप बड़े अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो जब x1 x2 बड़े डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, दूर दूर होते हैं, तो हम ये लिखते हैं। लेकिन यदि मुझे स्लोप चाहिए, ढाल चाहिए किसी ग्राफ का, तो वो मुझे डिफरेंशिएशन की फॉर्म में चाहिए, अवकलन के रूप में चाहिए। और ये अवकलन का रूप नहीं है, ये डिफरेंशिएशन का रूप नहीं है, और मुझे डिफरेंशिएशन की फॉर्म में चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस डिफरेंस को कम से कम करना पड़ेगा। तो जब मैं इस डिफरेंस को कम से कम करूँगा, और छोटा और छोटा और छोटा करूँगा, तो ये डेल्टा एक्स कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। मिनिमम से मिनिमम करना है, और मिनिमम से मिनिमम को हम जीरो मानते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि जीरो नहीं करना है। अब कई स्टूडेंट्स सुनेंगे जीरो भी बोलत है, बट काहे जीरो नहीं करत है? अरे मेरे भाई, मुझे करना है मिनिमम। असलियत में मिनिमम जीरो ही होता है, लेकिन सब कुछ यदि आप जीरो ही कर दोगे, यहाँ जीरो लिख दोगे, तो ये y की वैल्यू आएगी, तो ये जो स्लोप आएगा, y की वैल्यू में जीरो का डिवाइड दोगे तो स्लोप तो इनफाइनाइट हो जाएगा। हमें इनफाइनाइट पे नहीं जाना है भाई, हमें किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाना है। हमें एक थीटा की वैल्यू निकालनी है, ढाल निकालना है, स्लोप निकालना है। तो उसके लिए मैं इस डेल्टा एक्स को धीरे 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 कम करूँगा और मिनिमम करते जाऊँगा, और जीरो से जस्ट बड़ा कर दूँगा। और जब जीरो से जस्ट बड़ा करूँगा तो मैं उसको मिनिमम लिख देता हूँ, जीरो बोल देता हूँ, लेकिन करता हमेशा जीरो से जस्ट बड़ा हूँ। और उस जीरो से जस्ट बड़े की वैल्यू क्या है? डेल्टा एक्स है, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं इसको ऐसे समेटूंगा, भाई ये वाले पॉइंट ऐसे करीब करीब आएंगे, तो ये वाले पॉइंट भी तो करीब करीब आएंगे कि नहीं आएंगे? यहाँ देखो, एक बार और बता देता हूँ मैं। ये दो पॉइंट आपके, एक इस लाइन पर है, एक इस लाइन पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये वाली लाइन ऐसे है, ये वाली लाइन ऐसे। जब मैं इस पॉइंट को खिसका के यहाँ पे ले आऊँगा, तो ये वाला पॉइंट भी तो यहाँ आएगा। देखो, इसको मैं इधर खिसका लाया तो ये भी तो नीचे खिसक गया, ये भी तो नीचे आ गया, इधर आया कि नहीं आया? फिर मैं इसको और छोटा करूँगा तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ खिसक जाएगा। जब ये पॉइंट यहाँ खिसकेगा तो ये वाला पॉइंट भी तो नीचे आएगा, ये वाला पॉइंट भी तो यहाँ पर आएगा। इनके बीच का जो गैप है वो भी तो कम होता जा रहा है। डेल्टा एक्स को चेंज करने पर y यानी डेल्टा y की वैल्यू भी तो चेंज हो रही है। तो जब डेल्टा x को आप मिनिमम से मिनिमम करेंगे तो डेल्टा y भी मिनिमम से मिनिमम होने को कोशिश करेगा। और उस पॉइंट के रूप में मैं ले लूँ, एक पॉइंट की फॉर्म में यदि मैं ले लूँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ले लूँ, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये वैल्यू यदि dx है तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर dy ले ली, ये मैंने यहाँ पर दी है, इसका नाम मैं दे देता हूँ dy, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा ध्यान से बना दूँ वापस। चलिए भाई, चलिए, ये लो। तो ये बात तो आपको पहले से पता लगी थी कि इसको मैंने माना था dx, ठीक है, और ये dy था। लेकिन मैंने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ली, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसका नाम हो गया dx। अच्छा, ये डेल्टा x था, है ना। डेल्टा x को कम से कम किया तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आया, दोनों करीब आते आते एक पॉइंट के पास आ गए, एकदम पास, ऐसे एकदम पास। देखो कितने पास है, एकदम पास, ऐसे आ गए एकदम पास, ऐसे दो पास। अभी आप, मैं देख रहा हूँ ना, तो मुझे क्लियरली हल्का दोनों दूर दिख रहे हैं, लेकिन आप कैमरे से देखोगे, फ़ोन थोड़ा दूर है, तो ये दोनों एक जगह पे आके हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। तो एकदम पास, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कैमरे पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे, ये देखो भाई, दिखा क्या? दिख गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। एकदम करीब होंगे, आप देख लेना ध्यान से, करीब दिखा। तो इतने करीब जब पॉइंट आएंगे यहाँ पे, एकदम इतने करीब, है ना, इतने करीब यदि पॉइंट आएंगे तो ये दोनों पॉइंट लगभग एक जैसा बिहेव करेंगे। देखो, मैंने भूल ही गया, इधर दो पॉइंट लगाए थे मैंने, हटा दिए क्या, पता नहीं, एकदम। तो ये एक पॉइंट जैसा बिहेव करेंगे। तो मैं यहाँ का जो उन दो पॉइंटों के बीच का एकदम गैप है, या दोनों पॉइंट मिलके एक जैसा बनाते हैं, उसकी वैल्यू में dx ले लेता हूँ, और यहाँ पर इसकी वैल्यू में dy ले लेता हूँ। और अब जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी tan थीटा इक्वल टू dy बाई dx। ये आपका एक डिफरेंशिएशन फॉर्म है, डिफरेंशिएशन फॉर्म।
यानी आपके पास ये एक अवकलन का रूप है। मैंने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इसको लिख दिया है, ठीक है। तो स्लोप एक्चुअली tan थीटा की वैल्यू dy/dx से निकाली जाएगी। लाइट चली गई, चलिए। तो लाइट चली गई थी, अब लाइट आई है, चलो आगे वीडियो शूट करते हैं, फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आप भी सोच रहे होंगे सर की क्लास में क्या ऐसे तामझाम है, कभी आवाज़ ढंग से नहीं आती है, कभी लाइट चली जाती है, कभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, कभी रेगुलर क्लास नहीं होती, कितने एक्सक्यूजेस है। पता है तुम्हें, जब हम लाइफ में कुछ अच्छा करने चलते हैं तो दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो तुम्हारे रास्ते में खुद ब खुद आना चालू हो जाती है, क्योंकि भगवान ये देखता है कि भाई जिस जगह तू पहुंचना चाहता है, जिस पोजीशन पे तू पहुंचना चाहता है, जितना सक्सेस तू होना चाहता है, जो लक्ष्य तेरा है, जिसे तू पाना चाहता है, उसे पाना इतना आसान नहीं है। करोड़ों की जनसंख्या है, हर किसी के मन का पूरा होता तो कब का हो जाता, नहीं। लेकिन तेरे में मुझे वो चीज़ दिखती है कि तू उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, उस पोजीशन पे जा सकता है, उस सक्सेस को अचीव कर सकता है। लेकिन इतना आसान थोड़ी है, उसके लिए भी तो मैं एग्ज़ाम दूंगा। अरे भाई, हर क्लास में जब आप आगे बढ़ते हैं तो एग्ज़ाम तो लगता है आपका, पेन ले जाते हैं, पेपर ले जाते हैं, आप कॉपी में एग्ज़ाम देते हैं। सेम थिंग इधर ही है, बट इधर भगवान आपकी और आपकी मंजिल के बीच में एग्ज़ाम स्टेप बाय स्टेप आपका लेता है, जिससे आपके मन के अंदर भी ऐसा लगता है छोड़ो रे यार, या फिर ऐसे कभी कभी मन खराब हो जाता है कि रहने दो, नहीं होगा। लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते आपके मन में कम से कम एक बार तो ऐसा आता है कि अब हार मानकर ये सोच लेते हैं अब हमारी बस की नहीं है। लेकिन जो इस ख्याल के बाद में वापस उठ के ये सोच लेता है कि नहीं, अब मेरा वक्त आया है, अब मैं सक्सेस होके दिखाऊंगा, देख लिया जितनी प्रॉब्लम्स आई थी उनको देख लिया मैंने, फेस कर लिया मैंने, अब मेरी बारी है आगे बढ़ने की, अपनी ज़िंदगी का क्लाइमैक्स खुद के हाथों से लिखने की। भगवान उसी का साथ देता है और वही उस सक्सेस को प्राप्त करता है, उस अपने एम को प्राप्त करता है। बाकी तो दुनिया में सोचते सभी है, होता किसी के मन का नहीं है। जिसको अपने मन का करना होता है उसके लिए भगवान एग्ज़ाम लेता है और ये कहता है कि देख तू सक्सेस होने वाला दिख रहा है मुझे, लेकिन पहले अपने आप को साबित तो कर, क्योंकि भीड़ पीछे बहुत लंबी है भाई। यदि तू उनसे अलग है तो कुछ करके दिखा, समझ गए। फिर उसके बाद यदि एक बार आप अपनी पोजीशन पे पहुंचने की कोशिश करते हो, अपने प्रॉब्लम से नहीं घबराते हो, उन्हें फेस करते हो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखते हो, हाउ टू जोश हाई, उसके बाद देखो कैसे रास्ते चुटकियों में आपके खुलते जाते हैं, प्रॉब्लम्स हटती जाती है। जो आंखों के सामने अंधकार, अंधेरा, जो एक निराशा टाइप नज़र आता है, सब खत्म, एकदम ब्राइटनेस रहती है और आंखों के सामने बस केवल लक्ष्य दिखता है। ठीक है, चलो लेकिन कोई बात नहीं, मिलके करते हैं। तो यही आपकी स्लोप का फॉर्म है, tan थीटा बराबर dy/dx, यही आपका स्लोप है। मैं एक बार वीडियो तो देख लेता हूँ भाई, चल भी रहा है कि नहीं। हाँ भाई चल रहा है। क्या है आजकल बहुत बार ऐसा होता है कि वीडियो रुक जाता है और मैं भूल जाता हूँ, या फिर लगा चालू रह जाता है और किसी का कॉल आ जाता है या वगैरह वगैरह और वीडियो रुक जाता है। ठीक है, चलिए समझ गए, स्लोप को समझ लिया आपने। ठीक है, यानी आपको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में को यूज़ करते हुए स्लोप निकालना है, इससे आप स्लोप नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब बात करते हैं स्लोप किस किस टाइप के होते हैं, कैसे कैसे हम स्लोप को पहचान सकते हैं। और स्लोप ज़रूरी है ग्राफ में। अब आप कहेंगे सर स्लोप ग्राफ में क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बताऊंगा क्यों ज़रूरी है, क्या रिलेशन है, क्या वेटेज है, क्या वैल्यू है। ठीक है, चलिए। तो यदि हमने ग्राफ बनाया था ऐसा, ये ऐसा कुछ करके, ऐसा करके, ऐसा करके, और मैंने टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा खींच दी यहाँ से, एंगल थीटा पे कहीं से खींच दो, मैंने यहाँ से खींच दी। ठीक है,
और मैं इसको इस तरीके से आगे आगे ले जाऊं तो ये जो एंगल है यहाँ पे देखो, ये जो एंगल है, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, इस टेंजेंट की, यानी इस पॉइंट को ले लेता हूँ मैं इधर, इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक टेंजेंट खींच दी, स्पर्शरेखा खींच दी, तो ये जो थीटा है वो 90 डिग्री से छोटा है, यानी एक्यूट एंगल है, यानी न्यून कोण है 90 डिग्री से छोटा है। और जब टेन थीटा 90 डिग्री से छोटा आता है, टेन थीटा की वैल्यू मतलब हाँ टेन थीटा जब 90 डिग्री से छोटा आता है तो जो टेन थीटा है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, यानी ये जो स्लोप है ये आपका पॉजिटिव स्लोप कहलाएगा, ये जो ढाल है वो पॉजिटिव ढाल कहलाएगी। अब आपको यदि ऐसे याद नहीं रहता है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो लाइन ऐसे होती है, ऐसे 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 ऊपर की ओर चढ़ती हुई, ऊपर की ओर चढ़ती हुई, फिसल पट्टी पे चढ़ती हुई, सीढ़ियों पे चढ़ती हुई, तो वो पॉजिटिव स्लोप को शो करती है, पॉजिटिव ढाल को शो करती है। ठीक है, इसी प्रकार मैं इसको देखो यहीं तक ले रहा हूँ, इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट की मैं यदि यहाँ से यहाँ तक बात कर दूँ तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। हमेशा ध्यान रखना ये जो टेंजेंट है ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है, ये हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा के साथ, यानी इस लाइन के साथ एंगल बनानी चाहिए। इस एंगल से मतलब नहीं, इससे मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, समांतर है, समांतर है तो आपका थीटा बराबर 0 और टेन थीटा बराबर 0, यानी आपका स्लोप यानी ढाल भी क्या हो गया 0, तो यहाँ कोई ढाल नहीं है। ठीक है, ये इसकी जो वैल्यू है वो ऐसे समझ सकते हो आप, dy बाई डी एक्स कितना हुआ 0। आपको पता है dy बाई डी एक्स की वैल्यू की जरूरत आपको मैक्सिमा और मिनिमा में भी पड़ती है, जहाँ पे आप मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं, उच्चतम और न्यूनतम मान निकालते हैं। ऐसा आपने कभी पढ़ा होगा, आप फिजिक्स पढ़ते हो या पढ़ी है आपने तो ज़रूर पढ़ा है। मैथ वाले हैं वो तो मैक्सिमा मिनिमा जानते ही है, यानी मैक्सिमा मिनिमा के लिए ढाल यानी स्लोप 0 हो जाता है। दिमाग लगाओ इस बात को, यदि आपने ध्यान से कभी सुना है तो। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स 0 होना चाहिए ना। ठीक है, मैं इस लाइन के लिए बात करता हूँ, इस लाइन के लिए मैं इसको ऐसे डाल देता हूँ थोड़ा नीचे, तो मैं इस लाइन के लिए बात कर देता हूँ भाई। ये लाइन मैंने यहाँ पे ले ली, ये लो इसको, यहाँ पे एंगल बनेगा इधर, यहाँ पे एंगल बनेगा इधर, इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ अल्फ़ा, इस एंगल को नाम देता हूँ मैं अल्फ़ा। तो हमको पता है कि अल्फ़ा जो है ये 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, और जब कोण एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है तो टेन जो भी आपका एंगल है, यहाँ पर एंगल है अल्फ़ा, तो एंगल अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी भाई, एंगल अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इससे बोलेंगे कि भाई स्लोप हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप ये लाइन बताएगी। ऐसे ऐसे जाती लाइन पॉजिटिव स्लोप, ऐसे आती लाइन नेगेटिव स्लोप, ऐसे जाती लाइन पॉजिटिव स्लोप, ऐसे आती लाइन नेगेटिव स्लोप को बताएगी, नेगेटिव स्लोप को बताएगी। यानी वैल्यू यदि हाई है तो लो होते जा रही है, वैल्यू यदि हाई है तो लो होते जा रही है, लो है तो हाई होते जा रही है। लेकिन अभी ग्राफ पढ़ेंगे तो और ढंग से समझेंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ, आपके पास मान लो ये एंगल नहीं है, ये है, मैं इसको ले लेता हूँ इधर थीटा, ये थीटा मान लिया, वैसे मैंने इसको भी थीटा मान लिया हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको माना मैंने थीटा। तो एक्चुअली में ये जो एंगल है ये कितना बनेगा, अल्फ़ा भूल जाओ भी आप, अल्फ़ा को भूल जाओ, तो ये एंगल जो बनेगा वो बनेगा 180 माइनस थीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो यानी यही वैल्यू जो अल्फ़ा की है वो 180 माइनस थीटा के इक्वल भी आनी चाहिए, 180 माइनस थीटा के इक्वल आनी चाहिए। यानी एक्चुअली में जो आपका टेन अल्फ़ा है वो यहाँ पर आना चाहिए टेन 180 माइनस थीटा आना चाहिए ना भाई। टेन अल्फ़ा को मैं 180 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, और टेन 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का टेन थीटा होता है। तो देखो टेन थीटा का मतलब हुआ आपका स्लोप और नेगेटिव का मतलब हुआ माइनस का स्लोप यानी नेगेटिव स्लोप, तो यहाँ पर ये नेगेटिव आ गया। तो यदि आपके पास एंगल थीटा है, इधर का एंगल नहीं दे रखा, इधर का एंगल दे रखा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपके पास यदि एंगल है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का टेन थीटा, जो कि एक्चुअली होता है dy बाई डी एक्स। टेन थीटा को मैं लिख देता हूँ, माइनस है ना, ठीक है, तो ये मैं माइनस लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपके पास वैल्यू है तो आप टेन थीटा रखो, एंगल निकालो, माइनस रख के dy बाई डी एक्स कर लो, आपके पास स्लोप आ जाएगा, उसे आप माइनस में डाल दो, क्या दिक्कत है।
भाई आप ये समझ सोचना मैंने ये लिखा है tan थीटा को मैं dy बाई dx लिख सकता हूँ, माइनस मैंने साथ के साथ आगे लगा दिया। यदि dy बाई dx की वैल्यू मुझे पता है या tan थीटा की वैल्यू मुझे पता है, मैं उसके आगे माइनस लगा दूंगा, नेगेटिव स्लोप मिल जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही एंगल पता हो, यदि ये एंगल पता है तो भी आप चुटकियों में सवाल को सॉल्व कर लोगे। ये फ़र्क है पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव स्लोप में। ध्यान रखना, पॉजिटिव स्लोप यानी ऐसे, नेगेटिव स्लोप यानी ऐसे, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप यानी ऐसे, नेगेटिव स्लोप यानी ऐसे। बाकी जब हम वेव्स पढ़ेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा स्लोप का क्या लेना देना है, क्या हम समझते हैं स्लोप से, क्या हम समझते हैं स्लोप से, ठीक है। ये कहानी स्लोप तक आके ख़त्म होती है। तो हमने आज स्लोप के बारे में जान लिया है। वैसे ये बेसिक मैथमेटिक्स में आता है जो कि हमारी क्लास में हुई नहीं है, बट कई लोगों का यदि स्लोप के बारे में थोड़े उल्टे सीधे ख्याल है या उनको डाउट्स है, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी तब मैक्सिमा मिनिमा के साथ में मैं स्लोप को और ढंग से आपको समझा दूँगा, ठीक है। चलिए भाई, देखो भाई आगे की बात करते हैं। अब आते हैं हम हमारे ग्राफ पर, GRAPH। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि जब मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लास में तो मुझे पता होता है मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा, बट जब मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ कई बार तो मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं बोलता क्या हूँ। मेरा दिमाग और हाथों का या मुंह का जो कॉम्बिनेशन वो टूट जाता है, दिमाग थोड़ा आगे चला जाता है, बोलते हुए मैं पीछे रह जाता हूँ और कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से एक बार एक स्टूडेंट कह रहा था, सर अपनी फ़ोटो को कॉन्फिडेंट दिखाओ, ऐसे दिखाओ। अरे यार, कॉन्फिडेंट तो हूँ मैं, आप हो या ना हो ये आप डिसाइड करो, और वो तब पता लगेगा जब आप पढ़ोगे। जितना आप पढ़ोगे, जितनी अपनी नॉलेज बढ़ाओगे, कॉन्फिडेंस उतना ही आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए तो ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ के पहले सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस पॉइंट्स की बात करते हैं, क्योंकि ग्राफ के बारे में हमें ये नहीं पता होता कि हमें कब बनाना है कब नहीं बनाना है। तो पहली चीज़, ग्राफ ही लिखूंगा केवल, है ना, डज नॉट शो, ग्राफ डज नॉट, अब मैं ऐसे लिख देता हूँ पूरा, ग्राफ डज नॉट शो द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वस्तु के पथ को ग्राफ नहीं बताते हैं, वस्तु के रास्ते को कभी नहीं बताते। मैं कहूँ कि मैंने गाड़ी ऐसे चल ली, ऐसे कहीं पे मोड़ था, ऐसे मैंने गाड़ी चला ली, तो उस गाड़ी ने जो रास्ता तय किया है उस रास्ते को कभी ग्राफ नहीं बताएंगे। ग्राफ बताएंगे उस गाड़ी का जो वेलोसिटी है, वेग है, उसका समय के साथ रिलेशन, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका समय के साथ रिलेशन। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट वो ऐसे चली, बी से ऐसे चली, फिर तिरछा रास्ता था, फिर 50 डिग्री एंगल था, फिर 30 डिग्री एंगल था, नहीं, वो पाथ को कभी शो नहीं करती, ठीक है। चलिए, हमेशा चीज़ को ध्यान रखना, वो पाथ को शो नहीं करती। मैं बताता हूँ क्यों मैंने ऐसे बोला है आपको, क्योंकि एक बार जब मैं पढ़ा रहा था, जब मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन एक बार कुछ स्पेशल हुआ। जब मैंने सवाल पढ़ाया और सवाल में मैंने वेलोसिटी और टी के बारे में पढ़ाया, और वेलोसिटी और टाइम पढ़ाते पढ़ाते मैंने ग्राफ बनाया ऐसे करके, ऐसे, तो लोग कंफ्यूज हो गए, ये क्या हुआ। फिर मैंने ऐसा एक ग्राफ एक एस में पढ़ा दिया, तो दिमाग खराब हो गया, लोगों को लगा कि ये गाड़ी ऊपर जा रही है, फिर सर गाड़ी नीचे आ रही है, गाड़ी ऊपर जा रही है, सर गाड़ी नीचे आ रही है। अरे भाई, ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता नहीं है, ये जो लाइन है ये बताती है स्लोप को। ये ऊपर बढ़ रहा है यानी पॉजिटिव स्लोप है, सीधी सी बात है, वेलोसिटी बढ़ रही है। अब इसका स्लोप वेलोसिटी को बताता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट अभी और बताऊंगा। और इसमें वेलोसिटी डाउन हो रही है, यानी वेलोसिटी आपकी घट रही है, वेग आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बस ये बताता है, ये नहीं कि पहाड़ पे चढ़ गई, पहाड़ से उतर गई, नहीं, ठीक है। बट क्या होता है, हम ये सब बातें भूल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, फटाक से, लंबी क्लास होने वाली है भाई। सेकेंड, दूसरा, ओनली फॉर वन डायमेंशनल मोशन, ओनली फॉर वन डायमेंशनल मोशन। ग्राफ जो है वो आपका केवल 1D
मोशन के लिए ही एप्लीकेबल होएगा, यानी ग्राफ आपके 1D मोशन में ही बनाए जाएंगे, ठीक है। 2D मोशन में ग्राफ नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में यदि मैं बताऊं और आपने पढ़ा भी हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा होता है, ठीक है। फोन आया ना, देखो 1 मिनट। माता जी का फ़ोन आ गया, भड़क रही थी, इतना टाइम हो गया है, पहुंचा नहीं है, रात हो गई है बहुत ज़्यादा, बट क्या करें, लाइट कटने के बाद बहुत वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, तो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं उसमें y और t का ग्राफ बनाते हैं तो हमें लगता है कि गेंद ऐसे जाके ऐसे आ रही है, गेंद ऐसे जाके ऐसे आ रही है, और हम इसको ये समझते हैं गेंद ऐसे जाके ऐसे आ रही है। हम पाथ समझते हैं, ये पाथ और ट्रेजेक्ट्री दोनों में फ़र्क है, ठीक है। असलियत में ये ट्रेजेक्ट्री होती है, गेंद ऐसे जाके ऐसे तो आ रही है, लेकिन तब हम इसे ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ये ग्राफ नहीं होता, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर फिर एक इक्वेशन बन जाती है कि भाई वो किस शेप का पाथ चलेगी, वो पैराबोला चलेगी, हाइपरबोला चलेगी, सर्कुलर करेगी, ऐसे, और उसकी एक इक्वेशन बन के निकल के आ जाती है, ठीक है। चलिए, तीसरा, एक साथ, यानी एक टाइम पर, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, एक टाइम पर 2 वेलोसिटी और 2 पोजीशन इम्पॉसिबल है, 2 पोजीशन इम्पॉसिबल है। ये लो, अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हो गई, आपने ये क्या बता दिया? भाई साहब, मैंने आपको बोला है कि एक टाइम पे, मान लो मैंने वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ लिया और एक टाइम पे 2 वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, बट मैंने ग्राफ आपको दे दिया ऐसे कि बताओ क्या ये ग्राफ सही है? तो आप ध्यान से देखो, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर यहाँ पर और यहाँ पर दोनों टाइम t और दोनों पॉइंट आ रहे हैं, एक ही टाइम पे 2 पॉइंट, एक ही टाइम पे 2 वेलोसिटी, पॉसिबल नहीं है। क्यों? मान लो मैं ऐसे कहूँ कि आप बढ़े, टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी बढ़ी बढ़ी बढ़ी, फिर आप धीरे धीरे घटते घटते वापस आ गए, लेकिन उस वेलोसिटी पे जब आए, मान लो यहाँ 10 की वेलोसिटी, यहाँ भी 10 पे आ गए आप, लेकिन टाइम तो वापस नहीं आया ना। आप यदि 12 बजे आप चले और यहाँ पे पहुँचे 12:05 पे, तो आप जब वापस आएंगे तो 12:10, 12:15 ही होंगे, 12:05 दोबारा नहीं होंगे। घड़ी उल्टी थोड़ी चलेगी, घड़ी तो अपने हिसाब से ही चलेगी। इसका मतलब हुआ कि आपका एक टाइम पर 2 पोजीशन का होना या 2 पोजीशन पे होना या 2 वेलोसिटी को रखना इम्पॉसिबल है। समझ गए? ये तीनों चारों चीज़ें आपको ग्राफ में पता होनी चाहिए। चलिए फिर आगे बात कर ही लेते हैं। चलिए भाई, चलिए। और मैं सभी चीज़ों के बारे में आपको बताता रहता हूँ, आप आराम से फटाक से समझ जाएंगे, ठीक है। हम एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपको पता हो तो हमने v बराबर पढ़ा था dx/dt पढ़ा था, आपने पढ़ा हुआ है? पढ़ा है ना? अरे भाई पढ़ा है ना, ठीक है। तो ये चीज़ क्या क्या बताती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, v यहाँ पर बताता है वेलोसिटी को, आपको भी पता होगा, ये बताता है वेग को, और ये वाली टर्म आपको पता होगी, हमने अभी पढ़ी, ये वाली टर्म बताती है स्लोप को, यानी ढाल को। ढाल किसका? x और t है यहाँ पर, यानी ढाल xt ग्राफ का। ढाल किसका? xt ग्राफ का। तो पहली बात यह है कि जब भी आप xt ग्राफ बनाएंगे तो उसका ढाल आपको वेलोसिटी देगा, वेग देगा। क्या देगा? वेलोसिटी देगा और वेग देगा। समझ गए ना मेरी बात? वेलोसिटी को बताएगा, ठीक है। मान लो आप ग्राफ बनाना चाहते हैं ऐसा, x एंड t, और वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। वेलोसिटी को मैं यहाँ बना देता हूँ कांस्टेंट, वेलोसिटी को आपको कांस्टेंट है, यानी x समय के साथ चेंज तो हो रहा है, लेकिन एक फिक्स रेट से चेंज हो रहा है, एक निश्चित दर से चेंज हो रहा है। तो उस समय v की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक v कांस्टेंट है, x की वैल्यू, x और t का ग्राफ है तो x बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, टाइम भी बढ़ता जाएगा, टाइम भी बढ़ता जाएगा, बट v की वैल्यू आपकी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी।
तो वी को आप किस में शो करोगे? वी को आप शो करोगे ढाल की फॉर्म में, स्लोप की फॉर्म में। अब स्लोप तो हमारे 3 होते हैं, 1 2 3, ये पॉजिटिव, ये 0, ये नेगेटिव। अब फर्क पड़ता है कि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है। आप 0 से स्टार्ट करते हैं लेकिन आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी बढ़ गई है। एक बार आपने 0 से स्टार्ट किया, आप x पे चलते जा रहे हैं, t के साथ में आप x की वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं और आपकी वेलोसिटी फिक्स हो गई। आप 10 की वेलोसिटी से जा रहे हैं, 10 की वेलोसिटी से जाए जा रहे हैं, तो वेलोसिटी तो फिक्स हुई ना आपकी, फिक्स हुई ना। बट उस कंडीशन में आप ग्राफ को लेंगे ऐसा। ये लाइन बताती है v को। अब कई लोग सोचेंगे गाड़ी ऊपर चढ़ गई, अरे चढ़ी नहीं है भाई, गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी ने एक बार अपनी स्पीड पकड़ी, अपनी वेलोसिटी पकड़ी और फिक्स वेलोसिटी से चल रही है। आप ऐसे ना समझे तो ऐसे समझ लीजिए, मैं इसको इधर ले आता हूँ। मुझे पता है dx/dt = v होता है, तो मैं dx की वैल्यू उठाता हूँ। किसी टाइम dt पर वैल्यू x की ये आ गई, मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया, एक पॉइंट निकल के आया मेरे पास, वो जो जिस पे स्लोप सही है, ठीक है। फिर मैंने एक को टाइम लिया जहाँ पे एक और x की वैल्यू ली और मैं इसको ऐसे उठा लाया यहाँ पर और मैंने यहाँ पे मिला दिया। फिर मैंने एक और कोई टाइम लिया जिस पे फिर मैंने एक x की वैल्यू ली। एक निश्चित टाइम रेट पर हम चलते जा रहे हैं, 1 सेकंड में 1 मीटर, तो अगले 1 सेकंड में 1 मीटर, तो अगले 1 सेकंड में 1 मीटर, तो अगले भी 1 सेकंड में 1 मीटर, यानी 1 सेकंड में 1 मीटर फिक्स हो गया ना। यदि मैं इन पॉइंट्स को जोड़ूँ तो मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि एक पॉजिटिव स्लोप होगा, यानी v की वैल्यू होगी। ये v को देगा, ये लाइन v को बताएगा और ये बताएगा कि v की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। v की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो xt ग्राफ में v की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत है? पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप का यही फर्क है। नेगेटिव स्लोप होता तो ये लाइन में भी ऐसे आती, ऐसे आती और x और t। नेगेटिव स्लोप का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है या कुछ भी एनीथिंग। मेरा कहने का मतलब है गेंद को आप ऊपर से फेंको, नीचे गिरा दो, गेंद को आप ऊपर से फेंको, नीचे गिरा दो, गेंद को आप ऊपर से फेंको, नीचे गिरा दो, गेंद को आप ऊपर से फेंको, नीचे गिरा दो, गिरा दिया। और मैंने कहा कि उसकी वेलोसिटी फिक्स है, तो धरती से आ रही है, यानी x की वैल्यू ऊपर हाइट पे एक फिक्स है, और वो गेंद नीचे गिरी और मैंने कहा कि उसकी वेलोसिटी फिक्स है। मैंने ये नहीं कहा कि एक्सीलरेशन वगैरह ये सब है, मैंने एक सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। असलियत में एक्सीलरेशन भी होता है, सब होता है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ कि वो एक फिक्स वेलोसिटी से नीचे गिर रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की ओर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की ओर है, यानी नेगेटिव वेलोसिटी है तो नेगेटिव स्लोप आएगा, यानी कुछ ऐसा आएगा, समझ गए। अब वो कहाँ जाएगा, कहाँ मिलेगा, वो एक्सेलरेशन और उस पर आगे डिपेंड करेगा, पोजीशन पे डिपेंड करेगा। बट मैंने केवल इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस समझाने के लिए आपको बोला कि x की वैल्यू एक फिक्स है। मैं नीचे गिराया, वो ज़मीन की ओर आ रही है, यानी नीचे हाइट यदि आपने 0 मानी है तो 0 की ओर आ रही है, ऑब्जेक्ट आपका नीचे की ओर आ रहा है। बट आपको x मैक्सिमम से x0 भी शो करना है और नेगेटिव वेलोसिटी भी शो करनी है जो कि नीचे की ओर है, तो मैंने स्लोप को नीचे खींच दिया, ठीक है। चलिए ऐसे सवाल और करेंगे हम, ये तो केवल एक समझाने के लिए आपको, ठीक है। चलिए भाई, किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोपों को शो किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे बात करते हैं स्लोप का। यहाँ ऐसे लेना देना होता है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ v dt की, तो आपके पास आएगा dx इंटीग्रेशन, यानी v dt का इंटीग्रेशन आपको x देगा। यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ, यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। सिंपल सी बात समझाऊँ तो मैं बोलूँगा एरिया। मैं इसलिए समझाता हूँ कि मैथमेटिक्स वाले तो पूरे ढंग से समझ चुके होते हैं, बट कई जिनको डाउट्स होते हैं और केवल उनको बस एक समझना है, उनके लिए मैं फिर सिंपल सी फॉर्म लेकर आता हूँ, मॉडिफाई रूप लेके आता हूँ, सीधा बोलकर भाई आप ऐसा याद कर रख सकते हो, ठीक है। तो v dt इंटीग्रेशन का मतलब यदि मैं एरिया समझूँ तो एरिया किस किस का, ग्राफ का एरिया, किस किस के ग्राफ, v और t के ग्राफ का एरिया। तो मैं लिखूँगा x, यानी आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वो होगा एरिया अंडर वी टी ग्राफ। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, मैं एक बार और आपको रिवीजन करके दिखा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट बराबर एरिया अंडर वी टी कर्व। तो यदि आपका ग्राफ ऐसे आ रहा है, एक्स एंड टी का ग्राफ आपका ऐसे आया, कैसे भी आया, अभी ऐसे आया तो ये लो मैंने ऐसे ले लिया। तो यदि सॉरी वी टी ग्राफ, मैंने वी और टी का ग्राफ ले लिया, एक स्ट्रेट लाइन बन गया है। आपको चाहिए एक्स, तो या तो आप v का t के साथ समाकलन करो, इंटीग्रेशन करो। बट आप यदि इंटीग्रेशन नहीं कर सकते और आपको एक ग्राफ दे रखा है, तो आप इस ग्राफ का एरिया निकाल लो, इस ग्राफ का एरिया निकाल लो। ये एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। ग्राफ के ये फायदे हैं। आपको देखो हिडन इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसने बोल रखा है कि डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। तो आप क्या करेंगे,
आपको उसका एरिया निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। बट एक्चुअली में आपको इंटीग्रेशन करना था, बट आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। हो सकता है आपको ग्राफ दे रखा हो, वी और डी टी नहीं दे रखा हो, तो आप ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बताएं। चलो फिर मैं इनके सबके एक साथ आपको ग्राफ बना के दे भी दूंगा और समझा भी दूंगा, बट अभी तो मेरा जो काम है केवल मैं उसको समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, कई के ग्राफ आपके बन सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ग्राफ बन सकता है वी टी ग्राफ एक्स के लिए। ठीक है, और एक्स टी ग्राफ से के स्लोप से हम निकाल सकते हैं, एक्स टी ग्राफ के स्लोप से हम निकाल सकते हैं वी। ध्यान से देखो, एक्स का हमने किया डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, तो हमने निकाला वी। वी का हमने किया इंटीग्रेशन आई, तो हमारे पास आया एक्स। यानी डिस्प्लेसमेंट मैं इधर लिख देता हूँ यार, आप वरना ऐसे करोगे, डिस्प्लेसमेंट है ना। अब देख लेना, शॉर्टकट में लिख दिया है, शॉर्टकट तो क्या है, मैं छोटा ही लिख देता हूँ, आगे जगह नहीं मेरे पास। डिस्प्लेसमेंट का यदि आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको वेलोसिटी यानी वेग मिलेगा, लेकिन यदि वेग का आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन इतना ही कर देता हूँ, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। यानी आप इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पे डी बाई डी लिखेंगे। किसके साथ करें, डी टी के साथ ही आता है वैसे तो मैं टी लिख देता हूँ, टी के साथ। डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करो वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करो तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। हो गया ना, देखो फ़ायदा इससे। वैसे यदि मैं एक्सीलरेशन की बात करूँ, किसकी बात करूँ, एक्सीलरेशन की बात करूँ, तो एक्सीलरेशन होता है डी वी बाई डी टी। और फिर मैं यहाँ ध्यान दूँ तो यहाँ से देखो मेरे को निकल के आएगा एक्सीलरेशन यानी त्वरण, और त्वरण एक्चुअली जो होगा वो होगा वेग तथा समय ग्राफ का ढाल। तो जो मेरा एक्सीलरेशन होगा वो होगा स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। यहाँ से मेरे को त्वरण निकल के आएगा, सिंपल सी बात है, ये मेरा त्वरण निकल कर आ गया। यानी मैं वेलोसिटी का फिर डिफरेंशिएशन कर दूं, फिर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, तो मेरे को मिलेगा एक्सीलरेशन। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि यदि मैं वी टी ग्राफ बनाऊं और मुझे यहाँ पे लाइन शो करनी पड़े, जो भी मेरा रिलेशन उस हिसाब से, जो भी मेरी वेलोसिटी जिस हिसाब से चेंज होगी, तो किस हिसाब से मैं एक्सेलरेशन को शो करूँगा। तो देखो आप ध्यान से देखना, वी टी ग्राफ आपका, ठीक है। ये लो, हम गेंद को ऊपर से फेंकते हैं, ऊपर से फेंकते हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। जैसे जैसे गेंद आती जाती है नीचे, उसका वेलोसिटी बढ़ता रहता है, उसका वेलोसिटी बढ़ता रहता है, बट एक्सीलरेशन अगेन नेगेटिव रहता है, एक्सीलरेशन अगेन नेगेटिव रहता है, और u की वैल्यू बढ़ती रहती है, उसका भी डायरेक्शन नीचे की ओर होता है, तो ये भी नेगेटिव होता है। अब मुझे स्लोप लाना है a में, जो कि नेगेटिव है, और वेलोसिटी को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाऊंगा, कैसे बढ़ाऊंगा, वेलोसिटी को मुझे बढ़ाना है नेगेटिव डायरेक्शन में, नीचे की ओर है ना, तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी, बट मुझे स्लोप को भी क्या करना है, नेगेटिव में शो करना है। तो यहाँ से देखो, ये तो वैल्यू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, लेकिन जाऊँ किधर, मुझे जाना है स्लोप के अकॉर्डिंग। पॉजिटिव स्लोप ऐसा होता है, 0 स्लोप ऐसा होता है, नेगेटिव स्लोप ऐसा होता है, तो मेरी लाइन नीचे की ओर जाएगी, लेकिन मेरी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़नी चाहिए। तो वेलोसिटी नेगेटिव इधर ही होती है, बढ़ रही है, तो स्लोप आ जाएगा कुछ ऐसा आएगा। और यदि मैं एरिया की बात करूँ, तो ये आपका एरिया, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एरिया बनेगा, ये बन गया आपका एरिया। अब आप कहेंगे सर ये एरिया बढ़ गया है, बन गया भाई। तो एरिया कैसे निकालेंगे आप, मैं यहाँ पे लिखूँ v बराबर a dt, लिख सकता हूँ ना, इंटीग्रेशन करके a dt। यानी मैं ध्यान से देखूँ तो जो मेरा वेलोसिटी है, जो मेरा वेग है, वो असलियत में एरिया अंडर 80 ग्राफ आएगा, एरिया अंडर 80 ग्राफ आएगा। समझ में आया नहीं आया, एकदम सी बात है, क्लियर सी बात है, समझ गए, याद रहेगा, कोई दिक्कत है। तो ये इसका मतलब है, यदि एरिया और टाइम, एरिया मुझे दे रखा है एक्सीलरेशन और टाइम ग्राफ का, तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। यानी यहाँ का यदि एरिया मुझे पता है, तो मेरे पास निकल के आएगा वेलोसिटी। सिंपल सीधा सिस्टम है।
यदि अदरवाइज मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करूँगा। स्लोप दे रखा है, यदि स्लोप दे रखा है वी और टी ग्राफ का, तो मेरे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो वेलोसिटी का मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, यानी वी टी ग्राफ का मैं स्लोप दूं तो एक्सीलरेशन आएगा, और एक्सीलरेशन यानी त्वरण का मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो वेलोसिटी निकल के आएगी। कितना आसान है ना। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी, और अगेन इंटीग्रेशन करो तो डिफरेंशिएशन। समझे, ग्राफ का खेल ऐसे चलता है। ठीक है, आज तो डिस्टर्ब भी बहुत बार हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। हाँ बिन रेबा दे उम्र नीचे जाता सो पहले चाबी छह मार कर पूरा लोक लगा दूंगा। हाँ लगा दो, ठीक ठीक, चलो भाई चलो, ठीक है। अब आपकी रिकॉर्डिंग में ये चीज़ें भी आएगी, लेकिन अब क्या करें, कोई बात नहीं, आएगी तो आएगी। अब कितनी बार एडिट करूँ, आज तो मैं थक गया हूँ, कभी लाइट जाती है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या कभी क्या, बट कोई ना, घर की बात है, क्लास तो लेनी है। चलिए समझ में आया, ठीक है। तो चलो ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ के बारे में कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। हमारे पास इक्वेशन होती है v बराबर u प्लस AT होती है। यहाँ पे a क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सही बात है। तो यदि मुझे वी टी ग्राफ एक्स टी ग्राफ बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा। वैसे यदि मैं s की वैल्यू लिखूं तो s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ v और t की बात करूं तो v t की बात करूं तो y बराबर mx प्लस c, जो कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा समीकरण, सरल रेखा समीकरण। तो m यानी ढाल, m यानी यहाँ पर होता है स्लोप यानी ढाल, और ये ढाल जो होगा वो ये होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ होता है y और x के बीच में, यहाँ पे ग्राफ है v और t के बीच में। अब कई लोगों को यदि जो नीट वाले हैं या उन्हें इतना डीपली समझ में नहीं आता, तो आप ध्यान रखो v और t के बीच का यदि मैं इसको कांस्टेंट मानूं, a भी कांस्टेंट है, तो t के साथ क्या रिलेशन है मेरा। ऐसे मान लो मैं जीरो मान लेता हूँ u, तो u को जीरो माना तो v बराबर हो गया AT, और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो गया। यानी इसका ग्राफ जब भी बनेगा, v और t का ग्राफ जब भी बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, एक सीधी रेखा बनेगा, इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा भाई, एक सीधी रेखा बनेगा। लेकिन वो सीधी रेखा होगी कैसे, ऐसे या ऐसे, वो डिपेंड करता है आपके एक्सीलरेशन के डायरेक्शन पे। सीधी रेखा यानी इसका स्लोप एक सीधी रेखा होगा, और सीधी रेखा में स्लोप का मतलब है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किस टाइप से है, पॉजिटिव है, जीरो है, यानी एक्सीलरेशन है ही नहीं, या फिर नेगेटिव है। पॉजिटिव है आप ऐसे खींच दो, नेगेटिव है आप ऐसे खींच दो, क्या दिक्कत है, कहीं ना कहीं से मैक्सिमम स्पीड से तो आएगा। यानी मैं ऐसे नहीं कह रहा यहाँ पे हो, ऐसे खींच दो, यहाँ से खींच दो, ऐसे खींच दो, नीचे की साइड खींच दो। जीरो है आप ऐसे खींच दो, नो प्रॉब्लम। जीरो है ऐसे, वी टी ग्राफ है ना, हाँ वी टी ग्राफ है, ऐसे खींच दो, ठीक है, ऐसे खींच दो। तीनों के लिए मैंने लाइनें यहाँ पे बना दी है, पॉजिटिव ऐसे, नेगेटिव है तो ऐसे, ये ऐसे। फिर आपको एक एग्जाम्पल देके भी बताऊँगा मैं, समझ में आया नहीं आया, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे ही एक और बात बताता हूँ, समझ में आया, इसका ध्यान रखना। अब वी टी ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन जाएगी कैसे, वो डिपेंड करता है आपके एक्सीलरेशन पे, आप किस टाइप से एक्सीलरेशन को देख रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव डायरेक्शन है। पॉजिटिव डायरेक्शन है तो लाइन ऊपर की ओर बढ़ेगी, नेगेटिव डायरेक्शन है यानी एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो नीचे की ओर आएगी, एक्सीलरेशन जीरो है तो ये आएगी, और जब ये आएगी यानी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, यानी एक्सीलरेशन जीरो होगा तो वी आपका कांस्टेंट होगा, ये वी आपका कांस्टेंट आ गया, देखो फिक्स वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लूँगा, बस अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन कब बनेगी और किस टाइप का ग्राफ आपका बनेगा, ठीक है। फिर आपको जो बाय बुक्स हम पढ़ते हैं उन ग्राफ को मैं एक साथ बता दूंगा अभी आपको, ठीक है। चलिए, इसको वी और टी का सिस्टम हो गया है, इसकी बात करते हैं अब एस की। एस यहाँ पर है यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। यदि मैं सिंपली फॉर्म में लूँ तो ये कुछ AX प्लस BX स्क्वायर बनेगा, यानी कुछ पैराबोला बनेगा, PARABOLA, परवलयाकार,
परवलयाकार, कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा। इसका ग्राफ एस और टी का ग्राफ ढूंढ रहे हैं हम। किसका ढूंढ रहे हैं? एस और टी का ग्राफ। एस और टी का ग्राफ ले रहे हैं, तो एस और टी का ग्राफ जो है हम देखेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये रहा आपका ए, ये रहा यू, ये कांस्टेंट है, ये एक्स, ये रहा टी, जिसके साथ आपको ग्राफ खींचना है। वाई बराबर आता है ये, बी आपका कांस्टेंट है, ये रहा हाफ ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर में टी स्क्वायर आ गया। वाई और एक्स का ग्राफ यदि आपके खींचेगा तो पैराबोला बनेगा। ठीक है, इसका मतलब एस और टी का ग्राफ आप खींचोगे तो भी पैराबोला बनेगा। बट कई लोगों को ये कंफ्यूज हो जाता है, क्या पैराबोला, क्या इक्वेशन, तो इसको याद नहीं रखने के बजाय इसको देखो, मैंने कहा यू आप जीरो समझ लो, तो यू मैंने जीरो समझ लिया, तो एस बराबर मेरे पास बच गया हाफ ए टी स्क्वायर। और याद रखने के लिए साफ देखो, एस बराबर की बजाय मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लूँ, ए और हाफ को मैं गायब कर दूँ तो प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा और ये आ जाएगा टी स्क्वायर। जब इधर स्क्वायर आता है ना तो पैराबोला बनता है भाई लोग। क्या बनता है? पैराबोला, परवलयाकार बनता है। ठीक है, परवलयाकार यानी पैराबोला बनेगा। तो पैराबोला जब बनेगा तो पैराबोला को कैसे बनाया जाए, पैराबोला को कैसे बनाया जाए, मैं यहाँ पे ग्राफ लेके चलता हूँ, पैराबोला का ग्राफ। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग जीरो से की है, तो पैराबोला ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है और ऐसे बन सकता है। पैराबोला यानी ऐसे टाइप का। ठीक है, वो भी पैराबोला ही है, वो प्रक्षेप्य गति में हम पढ़ते हैं, वो भी पैराबोला ही है। ठीक है, किस टाइप का पैराबोला आपका बनेगा? ठीक है, इसको आप नेगेटिव में लेना चाहोगे, वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है उस पर डिपेंड करता है, ऐसे ले लो आप। ठीक है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन हम बाद में बात करेंगे। अपवर्ड फेसिंग होगी क्या, कैसी फेसिंग होगी इसकी, वो डिपेंड करेगा। अब देखो ये बताता है, हमने बनाया एक्स टी ग्राफ या एस टी ग्राफ, एस है ना यहाँ पे, एस समझ लो या एक्स समझ लो, डिस्प्लेसमेंट को ही तो बता रहे हैं हम, एस टी ग्राफ। यदि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि ये जो स्लोप है, हमसे जो गलतियाँ होती है वही तो है, उन गलतियों को तो बताना चाह रहा हूँ मैं, तो ध्यान दो। ये जो स्लोप है, ये स्लोप बताता है वेलोसिटी को। किसको बताता है? वेलोसिटी को। तो यदि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी यदि आपकी बढ़ रही है तो ये ऊपर की ओर जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी यदि आपकी बढ़ रही है, यदि आपकी जीरो वेलोसिटी से आपने स्टार्ट किया तो ग्राफ ऐसे जाएगा, और यदि आपकी वेलोसिटी घट रही थी तो आप ऐसे जाएंगे, नेगेटिव स्लोप में जाएंगे, क्योंकि स्लोप हमेशा बताता है वेलोसिटी को। स्लोप हमेशा बताता है वेलोसिटी को। एक्स टी ग्राफ का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा बताता है किसको? वेलोसिटी को। v और t ग्राफ का स्लोप हमेशा बताता है, ढाल जो बताता है वो बताता है एक्सेलरेशन को। किसको बताता है? एक्सेलरेशन को। एस टी ग्राफ का जो स्लोप है, जो ढाल है, वो बताता है वेलोसिटी को। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ये ग्राफ कई बार ऐसे भी दिया हुआ रहेगा, ऐसे, तो आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है? तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये अपवर्ड फेसिंग होगा या डाउनवर्ड फेसिंग होगा, यानी इसका मुंह ऊपर की ओर खुलेगा या नीचे की ओर खुलेगा, ये मुंह खुलना डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे, एक्सेलरेशन यानी त्वरण पर। यदि आपका त्वरण पॉजिटिव है, आपका त्वरण पॉजिटिव है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ साथ के साथ, आपका त्वरण पॉजिटिव है यानी वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है। अब आप कहेंगे कि सर आपने जब हमें समझाया था पहली क्लास में तो आपने कहा था कि पॉजिटिव नेगेटिव में कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, सेम डायरेक्शन होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो वेलोसिटी घटेगी। लेकिन केवल ग्राफ के केस में अधिकतर बुक्स भी यही कहती है, इसलिए मैंने आपको बोल दिया है सिंपल, ताकि आपको याद रहे कि जब आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी आपकी बढ़ती है, तो ये अपवर्ड फेस करेगा, अपवर्ड फेसिंग करेगा, मुंह इसका ऊपर की ओर खुलेगा। लेकिन यदि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यदि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी इसका मतलब क्या हो जाएगी? डिक्रीज होएगी धीरे धीरे। जैसे जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज होएगी, और एक्सेलरेशन अभी क्या है यहाँ पर? नेगेटिव होएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए यहाँ पर नेगेटिव होएगा और वी धीरे धीरे आपकी कम होएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी आपकी धीरे धीरे कम होएगी। तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए आपका ऊपर की ओर स्लोप आएगा। वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में तो नीचे की तरफ आता। लेकिन वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है बट फिर भी धीरे धीरे कम हो रही है,
बट फिर भी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, वेलोसिटी पॉजिटिव फिर भी कम हो रही है। आप गेंद को फेंको, ऊपर फेंको, ऊपर आपने गेंद फेंकी तो वेलोसिटी आपकी ऊपर की ओर है, लेकिन एक्सीलरेशन आपका नीचे की ओर है ना भाई, नीचे की ओर है ना। तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक्सीलरेशन आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन यहाँ पर जी रहेगा और जी आपका कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी आपकी धीरे धीरे कम होती जाएगी, सिंपल सी बात है ना। तो वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जा रही है। यहाँ पर ए जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो उस समय ए का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सॉरी, v का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है, वेलोसिटी का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है, तो स्लोप, क्योंकि स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी बताती है, एक्सीलरेशन नहीं बताता है यार। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अरे आप कंफ्यूज मत हो, पहले मैं भी होता था, मुझे ऐसा लगता था ये एक्सीलरेशन को शो कर रहा है। नहीं, एक्सीलरेशन का काम तो ये है कि इसका मुंह ऊपर की ओर खुलेगा क्या नीचे की ओर खुलेगा। बाकी ऐसे ऊपर चढ़ेगी या ऐसे नीचे आएगी, ये डिपेंड करता है स्लोप पर, और स्लोप बताने का काम है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन यदि पॉजिटिव है तो स्लोप ऊपर की ओर जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन यदि नीचे की ओर है तो स्लोप नेगेटिव आएगा। लेकिन नेगेटिव स्लोप में भी मुंह बंद होएगा क्या खुला होएगा, देखो नेगेटिव स्लोप है लेकिन मुंह खुला हुआ है यार, तो नेगेटिव स्लोप में भी मुंह खुला हुआ आएगा क्या बंद आएगा, वो एक्सीलरेशन पे डिपेंड करेगा। और एक्सीलरेशन यदि नेगेटिव है तो मुंह बंद आएगा, और इसका मतलब होता है कि एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी आपकी धीरे धीरे कम हो रही है, वेलोसिटी आपकी धीरे धीरे कम हो रही है। ये बताता है इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी, और ये बताता है डिक्रीज इन वेलोसिटी, डिक्रीज इन वेलोसिटी, वेग में बढ़ोतरी, वेग में कमी, ठीक है। समझ में आया, थोड़ा सा ध्यान रखना। वीटी ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है और एसटी ग्राफ एक पैराबोला बनता है। स्ट्रेट लाइन आपकी कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, क्योंकि इसमें सारा खेल एक्सीलरेशन का है। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण आपका पॉजिटिव है तो लाइन ऐसे बनेगी, यदि आपका जीरो है तो ऐसे बनेगी, और नेगेटिव है तो ऐसे बनेगी। लेकिन एसटी ग्राफ में पैराबोला बनता है, पैराबोला में जो स्लोप बनता है वो स्लोप आपका वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ऐसे आएगा, वेलोसिटी जीरो है तो ऐसे आएगा, वेलोसिटी नेगेटिव है तो नीचे की ओर आएगा। लेकिन इसका मुंह ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा, वो वेलोसिटी पे मायने नहीं रखता, वो मायने रखता है एक्सीलरेशन पे। यदि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर की ओर खुलेगा, अपवर्ड फेसिंग आएगा, और यदि वेलोसिटी नेगेटिव है तो नीचे की ओर मुंह खुलेगा, डाउनवर्ड फेसिंग आएगा। ये इसका खेल है, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है, चलिए एक सवाल करते हैं। देखो आपको एक सवाल बताते हैं, आप कहेंगे सर ये क्या हुआ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। चलिए, ये क्या हुआ है। क्लास थोड़ी अजीब सी है, लेकिन इसको एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, लेकिन अपने डाउट्स क्लियर कर लो। बार बार देखोगे समझ में आएगा, पकड़ बनेगी आपकी, ठीक है। एक चीज़ और बताई मैंने आपको, एक चीज़ मैंने बताई थी कि a बराबर आपका dv/dt होता है, लेकिन यदि आप ऊपर dx से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी dx से मल्टीप्लाई कर दे, कई जगह मैंने ds भी लिखा है, ds, तो s फॉर डिस्प्लेसमेंट ही है, विस्थापन ही है। यदि मैं dt की जगह भी यहाँ dx लिख दूँ तो a बराबर इंटरचेंज कर दूँ तो ये dv को मैं इधर ले जाता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा dx/dt, इधर हो जाएगा dv/dx, और मैं यहाँ पे लिखूँगा v इंटू dv/dx। अब कई लोग यहाँ पर सोचते हैं ये पूरा स्लोप है, ना 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 ना, ये स्लोप नहीं है, ना 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 ना, ये स्लोप नहीं है, ये स्लोप नहीं है। तो फिर एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण क्या है, त्वरण है वेलोसिटी इंटू स्लोप ऑफ vx ग्राफ। एक्सीलरेशन आएगा वेलोसिटी इंटू स्लोप ऑफ vx ग्राफ, वेलोसिटी इंटू स्लोप ऑफ vx ग्राफ। आप पहले vx ग्राफ निकालिए, फिर उसका स्लोप vx ग्राफ देखिए, फिर उसका स्लोप निकालिए, फिर आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तब आपको एक्सीलरेशन मिलेगा। मैंने आपको ऐसे ही एक फॉर्मूला भी बताया था जब मैंने इसे सॉल्व किया कि a इधर आ जाएगा, ये बनेगा dx, ये बनेगा v dv, और यदि मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये लास्ट में बन जाता है ax, और ये बनेगा v²/2, और यदि मैं ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे चेंज लगा दूँ 0 से v तक, तो मैंने आपको बताया था कि ax इज इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मास इंटू 2। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप प्रीवियस क्लासेस देखिए। यानी आपका ax ग्राफ का जो एरिया है,
उधर लिख देता हूँ एरिया ऑफ एक्स ग्राफ, ये आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मास बताता है, डिवाइड बाय मास बताता है। हाफ नहीं आता इसमें, हाफ नहीं आता, ठीक है, डिवाइड बाय मास को बताता है। यानी मैं मास को मल्टीप्लाई कर दूं एरिया ऑफ एक्स ग्राफ, तो सीधा सीधा मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, सीधा सीधा मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। समझ लीजिए, एरिया को मल्टीप्लाई कर दूं मैं एम से, एरिया को, ग्राफ कौन सा है, एक्स ग्राफ, तो मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। समझ गए? चलिए, अब आप कहेंगे सर थोड़ा थोड़ा दिमाग के ऊपर से जा रहा है। जाएगा भाई जाएगा, इसका मतलब है आपके अभी तक डाउट्स क्लियर नहीं हुए, कॉन्सेप्ट क्लियर तो हुए ही नहीं है, अदरवाइज आपके डाउट्स ही नहीं रहते। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पहले प्रीवियस क्लासेस देखिए, तब आपको समझ में आएगा ग्राफ का खेल क्या है। इसलिए मैंने कहा ग्राफ बड़ा टफ होता है, लोग ग्राफ को समझने में बड़ी गलतियाँ करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो भाई, ध्यान रखो। चलो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे पास ध्यान से देखना, एक वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ठीक है, और एक अच्छा सवाल है, किताबों में भी है ये। मैंने इसको नीचे गिरा दिया, वी एक्स ग्राफ, नेगेटिव स्लोप है इसका, नीचे क्यों आ रहा है ना, नेगेटिव स्लोप। तो यहाँ से मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, स्लोप आपका है नेगेटिव, पहली चीज़। यहाँ पे है 10, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5 या जो भी है, मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे पास अभी थीटा नहीं है, बट इसने कहा x जो भी आपका है, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 या 3 जो भी, x बराबर 2 पर वेलोसिटी निकालो, x बराबर 2 पर वेलोसिटी निकालो। फाइंड v एट x इक्वल टू 2। मुझे पता नहीं स्लोप कितना है, तो मैं इसको ऊपर लूँगा ऐसे, और मैं इसको टच करूँगा। कर दिया टच मैंने, ठीक है भाई। यहाँ पर मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ वेलोसिटी ले लेता हूँ मैं। इधर मैंने एंगल बनाया थीटा, अंदर वाला एंगल बना लिया, क्या दिक्कत है, नेगेटिव स्लोप पे मुझे पता ही लग गया है। बाहर वाला एंगल लूँगा तो भी वही बात आती है, मैंने आपको बताया था अभी। बाहर लेता हूँ तो मैं माइनस का tan थीटा ले लूँगा, तो ये वाला एंगल बन के आएगा, स्लोप निकल के आएगा। तो माइनस तो मुझे पहले से ही पता है, अरे माइनस का तो मुझे पहले से ही पता है। यदि मैं अल्फ़ा लेता तो क्या होता, मैं इसको tan अल्फ़ा लिखता, tan अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस tan थीटा लिखता हूँ। इसका मतलब है ये जो मेरा स्लोप है वो माइनस का है, तो मुझे पहले से पता लग रहा है, मुझे अल्फ़ा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं थीटा से काम चला लूँगा, ठीक है। तो देखो इसका स्लोप, यदि इस ट्राइंगल की बात करूँ मैं, इस ट्राइंगल की, तो इसका स्लोप, इस ट्राइंगल की इसका स्लोप, और इस पूरे ट्राइंगल का स्लोप, दोनों में एंगल थीटा ही तो बन रहा है, यानी दोनों की tan थीटा की वैल्यू सेम आनी चाहिए, यानी tan थीटा 1 बराबर tan थीटा 2 आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बताओ। पूरे के लिए मैं लूँ तो यहाँ से यहाँ तक है 20 और यहाँ से यहाँ तक है 5, और इस छोटे से के लिए लूँ, भाई एक लाइन है, स्लोप तो वही रहेगा, थीटा वही है तो स्लोप वही रहेगा ना। इस ट्राइंगल के लिए स्लोप ले लो, या इस पूरे ट्राइंगल के लिए स्लोप ले लो, इस पूरे त्रिभुज के लिए स्लोप ले लो, ढाल तो वही रहने वाला है, लाइन तो वही है, टेंजेंट तो वही है, कोण उतना ही बना रही है, थीटा कोण बना रही है। माइनस लगाओगे कट जाएगा, कैसे समझ लो आप, माइनस लेके चल लो, वरना tan थीटा की वैल्यू सीधे सीधे रख लो। tan थीटा 2 की बात करें, यहाँ से 20, यहाँ से 5, यदि मैं इस इतने से की बात करूँ तो इतने से में आएगा v, और नीचे देखो कितना आएगा, 2 और 5 के बीच का रिलेशन आ जाएगा आपके 3, ठीक है, 3 ही आएगा क्या, ठीक है। 5 चौक 20 हो जाएगा, और v की वैल्यू आपकी हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी निकल के आ गई, देखो यहाँ से वेलोसिटी निकल के आ गई। बट मैं कहूँगा आपको एक्सेलरेशन भी निकालना है, मैं कहूँ कि आपको एक्सेलरेशन भी निकालना है, तो आप कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल होता है v इंटू dv/dx। सबसे बड़ी बात, ये ढाल पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये ढाल नीचे की ओर आ रहा है तो ये नेगेटिव है, ढाल नेगेटिव है तो आप लिखेंगे v इंटू नेगेटिव स्लोप, ठीक है, नेगेटिव स्लोप। तो a बराबर v आपका निकल के आया 12 इंटू नेगेटिव स्लोप, कितना है भाई, स्लोप है tan थीटा, स्लोप आपका tan थीटा, तो स्लोप आप कैसे ही ले लो, स्लोप tan थीटा है तो स्लोप तो वही वैल्यू निकलेगी आपकी 20/5, और a बराबर आ जाएगा 12 इंटू माइनस के 4, a बराबर माइनस का 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है इस कंडीशन में। निकला नहीं निकला, ग्राफ से ऐसे निकाला जाता है, बार बार देखो, समझ के देखो, ध्यान से देखो, समझ जाओगे आप, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको ग्राफ का ताकि आप समझ जाए
और आपको दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, चलिए भाई, चलिए 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 चलिए, एग्जाम्पल बताना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ ध्यान से देखना भाई। ठीक है, ये फेकूराम है, मैंने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था। ये फेकूराम है जिसका काम है गेंद को फेंकना, और इसने गेंद को फेंक दिया। यहाँ पर एक्सीलरेशन नीचे की ओर है यानी नेगेटिव है, बट जो गेंद है वो ऊपर की ओर जा रही है यानी यू आपकी पॉजिटिव है, यू आपकी पॉजिटिव है, यू आपकी पॉजिटिव है, यू आपकी पॉजिटिव है। हमें ग्राफ चाहिए वीटी ग्राफ, हमें ग्राफ चाहिए वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। ध्यान से देखना, वीटी ग्राफ। मैं एक एक ग्राफ बना के बताता हूँ। वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आप कहेंगे कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, जब ये फेंकेगा तो इसका प्रारंभिक वेग रहेगा कुछ वी यू कुछ भी रहेगा, मैं ले लेता हूँ ये इसका प्रारंभिक वेग है। उसके बाद क्या होगा? अब वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो ए होता है यानी नेगेटिव होता है, तो स्लोप नेगेटिव में ऐसे आएगा। जैसे जैसे ये बढ़ेगा एक टाइम ऐसा आएगा, वेलोसिटी धीरे 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 कम होती होती एक जगह जाके क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये यहाँ से स्लोप धीरे धीरे आएगा। क्यों? स्लोप ऐसे भी जा सकता है, स्लोप ऐसे भी जा सकता है, स्लोप ऐसे भी जा सकता है। ये बताता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन को, ये बताता है नेगेटिव एक्सीलरेशन को, सॉरी जीरो एक्सीलरेशन को, और ये बताता है नेगेटिव एक्सीलरेशन को। और आपका ए पहले से ही नेगेटिव है यानी ये पहले से ही नीचे चलना चालू हो जाएगा। ठीक है, ना तो पॉजिटिव वाली लाइन काम की है ना जीरो वाली लाइन काम की है। ठीक है, और नेगेटिव एक्सीलरेशन में धीरे 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 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर देखो एक टाइम आ जाएगा t, और इस टाइम पर आपका जो u होगा वो हो जाएगा जीरो, यानी अंतिम वेग आपका जीरो हो जाएगा। और ये सही बात है, जब आप गेंद को फेंकते हो तो धीरे 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 ऊपर जाती है और जाते जाते एक समय वैल्यू जीरो हो जाती है। ये ग्राफ बन गया। अब क्या होगा? गेंद वापस नीचे गिरना चालू होएगी और गेंद मारेगी यू टर्न, और अब गेंद नीचे आना चालू हो जाएगी। जब गेंद नीचे आना चालू होगी तो u की वैल्यू बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगा आपका, लेकिन वेलोसिटी भी किस डायरेक्शन में बढ़ेगा? नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन हम लेते हैं पॉजिटिव, तो नीचे का डायरेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा नेगेटिव। स्लोप क्या है अब आपका? u तो बढ़ रहा है, समझ गए, लेकिन हमें यहाँ u नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए लाइन, और लाइन यानी स्लोप। स्लोप मेरे को क्या लेना है? स्लोप मेरे को लेना है एक्सीलरेशन, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है। और यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो ए तो यहाँ पर नेगेटिव है और ये लाइन नेगेटिव की है, तो मुझे इस तरह से लाइन बनानी है कि मेरा ए नेगेटिव शो हो जाए, यू भी नेगेटिव शो हो जाए और यू बढ़ता हुआ भी शो हो जाए। तो मैं देखो इसको नीचे की ओर लाऊंगा, ऐसे नीचे की ओर लाऊंगा। ये ले आया मैं नीचे की ओर, ले आया नीचे की ओर। नीचे की ओर लाने का क्या फायदा हुआ? एक्सीलरेशन आपका नेगेटिव है जो पहले से ही चलता आ रहा है, और u की वैल्यू जीरो के बाद में नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती चले जा रही है, -1 -2 -3 -4 बढ़ते चली जा रही है। तो ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है कि u की वैल्यू बढ़ रही है, एक्सीलरेशन आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है, u भी आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में है। u पहले ऊपर जाते समय तेज थी, फिर धीरे 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 कम हो गई, फिर एकदम से तेज हो गई। ये किसी पाथ को नहीं बता रहा है, ये केवल ये शो कर रहा है कि u यहाँ पर मैक्सिमम थी, एक समय आया कि u जीरो हो गया और फिर u बढ़ी वापस, लेकिन u अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ी। समझे कि नहीं समझे? बट यदि आप स्पीड का ग्राफ बनाते तो कैसे बनाते हैं ये भी मैं बता देता हूँ, कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। स्पीड और यहाँ पे होगा t, तो स्पीड भी आपने ऊपर फेंकी तो आपकी स्पीड थी कुछ, वेलोसिटी और स्पीड में फर्क है। वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। तो स्पीड आपने जैसे ही ऊपर फेंकी गेंद की स्पीड धीरे धीरे कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, एक जगह जाके जीरो हो गई। फिर जब गेंद वापस नीचे गिरने लगी तो स्पीड वापस बढ़ने लग गई, तो आप नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव होता है, स्पीड का नहीं होता है। आपको स्पीड को बढ़ाते हुए वापस बताना है तो स्पीड को आप बढ़ाते हुए बताएंगे। तो जिस से आप नीचे गिरी थी उसी से ये ऊपर बढ़ जाएगी स्लोप से, और ये स्पीड टाइम ग्राफ आएगा। आप कहोगे नीचे खींच दो, नहीं खींच सकता क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मुझे पॉजिटिव में बढ़ोतरी शो करनी पड़ेगी कि भाई साहब ये बढ़ गई है, पहले धीरे धीरे करते करते जीरो आई, फिर अगेन बढ़ गई है। समझे? बैठ गया दिमाग में? चलिए, यही तो बातें हैं जो हमारे को समझ में नहीं आती है, हमारे को समझ में नहीं आती है हमारे को समझ में नहीं आती है। ठीक है, चलिए समझो भाई साहब, समझो। हाँ, समझ में आया? तो ग्राफ ऐसे बनाए जाते हैं
ग्राफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। आप एसटी ग्राफ भी इस पर बना सकते हैं। एसटी ग्राफ भी बनाओ क्या? बताऊँ आपको? चलो बताता हूँ। आपने, मैं बता देता हूँ आपको, ये लो, वरना मैं आगे की बात करता। गेंद को आपने ऊपर की ओर फेंक दिया है, ठीक है। अब आपको चाहिए केवल एसटी ग्राफ, टी और एस ग्राफ। अब थोड़ा ध्यान से देखना भाई, एसटी ग्राफ को ध्यान से देखना। आपने गेंद फेंकी यू ऊपर की ओर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी आपका ऊपर की ओर है, ठीक है। वाई भी आपका क्या है? पॉजिटिव है। और ए आपका भी नीचे की ओर है, यानी ए आपका नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका जो आने वाला है वो आने वाला है पैराबोला। क्या आने वाला है? पैराबोला। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो यू होता है, और यू हमेशा किस टाइप से, अभी फिलहाल किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो देखो ग्राफ का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप कहोगे कि सर ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो सर, ये क्या कर रहे हो। वेलोसिटी फिलहाल यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी फिलहाल यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। एक मिनट, फोन को देखते हैं। देखिए वेलोसिटी आपकी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, तो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो आप एसटी ग्राफ कैसे बनाएंगे? अब देखो कई बार कोई अपवर्ड पैराबोला बनाता है, कोई डाउनवर्ड पैराबोला बनाता है, वो डिपेंड करता है आप ग्राफ को कैसे लेना चाहते हैं। मैं सिंपल से सिंपल बता देता हूँ। एक्सीलरेशन आपका नेगेटिव है तो ये तो सीधा सा है कि ये डाउनवर्ड फेसिंग करेगा, डाउनवर्ड फेसिंग, इसका मुंह नीचे की ओर आएगा। अब नीचे की ओर मुंह में भी ऐसे भी खोल सकता है, ऐसे भी खोल सकता है, और ऐसे भी खोल सकता है। ये डिपेंड कर, नीचे की ओर मुंह ऐसे, एक तो होता है ऐसे ऊपर की ओर मुंह खुलना, यह है नीचे की ओर मुंह खुलना। तो ये नीचे की ओर मुंह खोलेगा क्योंकि एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव है, लेकिन हमको ये जो लाइन है, ये जो स्लोप है, ये यानी वेलोसिटी आपको पॉजिटिव दिखानी पड़ेगी, यहाँ वेलोसिटी 0 दिखानी पड़ेगी, और यहाँ पर स्लोप में वेलोसिटी आपको नेगेटिव दिखानी पड़ेगी। तब ये बनेगा, 0 के लिए ये बनेगा और पॉजिटिव के लिए बनेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये ऊपर की ओर है, एक्सीलरेशन नीचे की ओर है, यू ऊपर की ओर है, यानी पॉजिटिव लिया है मैंने, वाई भी मैंने पॉजिटिव लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यू मैंने यदि पॉजिटिव लिया है तो लेना देना मेरा स्लोप से है, और ए से, ए यानी डाउनवर्ड फेसिंग, मुंह ऐसे होना चाहिए झुका हुआ, तो अंदर के साइड ऐसे झुक गया मुंह। ये अपवर्ड फेसिंग होता है, ये डाउनवर्ड फेसिंग होता है। ये नेगेटिव एक्सीलरेशन है, ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, बट यहाँ एक्सीलरेशन को मैंने नेगेटिव लिया है, तो और मुझे u पॉजिटिव दिखानी है, यानी v को पैर को पॉजिटिव दिखाना है, तो इन लाइनों का तो कोई काम ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटी मेरी है नहीं, 0 भी नहीं है, पॉजिटिव है। मैंने ऊपर की ओर फेंका, पॉजिटिव है, तो मैं ये लूँगा। अब क्या करूँगा? तो मैं ग्राफ को खींचूंगा ऐसे। कब तक? एक टाइम आएगा जब वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी। ये टाइम आ गया आपका जब वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी, मैक्सिमम पॉइंट पर आप पहुँच जाओगे। स्लोप आपका ऐसे आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैराबोला बन गया आपका। अब उसके बाद में आप पहुंच गए ऊपर के पॉइंट पे। अब उसके बाद आप आएंगे नीचे। जब आप नीचे आएंगे तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, ए आपका अभी भी नेगेटिव है, वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, ए आपका अभी भी नेगेटिव है, वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव है। ये आपका एक फिक्स जगह पहुँच गए, आप एक टाइम पर आ गए हैं। अब आपकी वेलोसिटी भी नेगेटिव है, अब आपकी वेलोसिटी भी नेगेटिव है, और आपका एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है। तो आगे का स्लोप आप कैसे बनाएंगे? आगे का स्लोप आप ऐसे बनाएंगे, आगे का स्लोप आप ऐसे बनाएंगे, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आगे का स्लोप ऐसे ही बनेगा आने को तो, बट ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, मैंने केवल आपको एक एसटी ग्राफ का एक एग्जाम्पल दिया। मैं नहीं कह रहा कि ये कोई सवाल से उठा के लाओ, या कुछ ऐसे किसी डाटा को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं किसी डेटा से लिया गया, ऐसा नहीं है। बस केवल एक समझाने का तरीका है, केवल एक समझाने का तरीका है, समझ गए? केवल एक समझाने का तरीका है, समझ गए? ये कोई डेटा से रिलेटेड नहीं है, बस ऐसे आप लाइन खींच सकते हो, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? चलिए एक सवाल और बताता हूँ मैं आपको, आप भी, ठीक है, जो नीट वालों के इनके ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है? ऐसे एक सवाल और लेता हूँ मैं कि भाई साहब आपने इस गेंद को नीचे की ओर फेंकना चालू किया, इस गेंद को नीचे की ओर फेंकना चालू किया, प्रारंभिक वेग इसका 0 है, ये इसकी हाइट है, हाइट यहाँ पर h है, और गेंद नीचे नीचे आके वापस टकराई और गेंद वापस ऊपर की ओर चली गई, गेंद वापस ऊपर की ओर चली गई, ठीक है? ये मैं इसका u1 मान लेता हूँ, मैं वेलोसिटी u2 ले लेता हूँ ऐसे करके। तो vt ग्राफ बनाओ इसका भाई, vt ग्राफ बनाओ, v एंड t ग्राफ बनाओ। अब ध्यान से देखो, आपकी वेलोसिटी 0 है, 0 है,
ये लो भाई, जीरो है, ठीक है। नीचे के डायरेक्शन को आप क्या मानेंगे, तो एच भी इधर है, वी भी इधर है और ए भी इधर है, तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप नेगेटिव मान लो या पॉजिटिव मान लो। तो मैं नीचे के डायरेक्शन को सबको पॉजिटिव ले लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि सर आप तो हमेशा ऊपर वाले को लेते हो, लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये ग्राफ यहाँ नहीं बन के यहाँ बनना चालू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप अपने ऑप्शन देख लेना। तो एक तरीका भी है कि आप सभी नीचे की ओर है तो सभी को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, ये पॉजिटिव मानूंगा तो इसको मुझे नेगेटिव मानना पड़ेगा और इसको भी मुझे पॉजिटिव मानना पड़ेगा। ऊपर की ओर को नेगेटिव लूँगा मैं, फिलहाल मेरा प्रारंभिक जो मान है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इनिशियल वैल्यू को मैं पॉजिटिव लेना चाहता हूँ, नेगेटिव लेना चाहता हूँ, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहीं अटक जाऊँगा तो आगे नहीं बढ़ूंगा। यदि मैंने एक लाइन करेक्ट खींच दी तो दूसरी में खींच पाऊंगा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अरे फिर हम बोलेंगे कि पेपर में ग्राफ दे देकर अपन को कमजोर समझी का, पेपर में ग्राफ दे देकर हमको कमजोर समझे क्या। हम कमजोर नहीं, निडर है, हम कमजोर नहीं, निडर है ना। आ गई मेरी बात समझ में? अपन डरेगा नहीं, सॉल्व करके पटक देगा, सवाल को निचोड़ कर रख देगा, लेकिन उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी भाई, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तभी हम बोल पाएंगे कि अपन साला डरेगा नहीं। ऐसा होता है ना, अपन साला झुकेगा नहीं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी तो है इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उतनी ताकत आप में होनी चाहिए, और यहाँ कॉन्फिडेंस और ताकत कॉन्सेप्ट से आएगी। ठीक है, चलिए फिलहाल मैंने इसको नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो ऊपर वाला नेगेटिव हो गया। जब वेलोसिटी मेरी जीरो है तो स्टार्टिंग मेरी जीरो है, ये जो वीटी ग्राफ है उसका स्लोप मेरा ए है, और ए को मैंने पॉजिटिव माना है तो या तो मेरा स्लोप ऐसे जाएगा, जीरो है तो कहीं ऐसे जाएगा, और नेगेटिव वेलोसिटी है तो मैं ऐसे बढ़ोतरी में दिखाऊंगा, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल यू धीरे धीरे बढ़ रहा है और ए पॉजिटिव है तो मेरा स्लोप चला गया ऐसा कुछ, ऐसा एक पॉइंट तक चला गया, और जाते जाते यहाँ तक मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। उसके बाद में मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद में टक्कर हो गई, और टक्कर खाकर गेंद ऊपर की ओर गई। जैसे गेंद ऊपर की ओर गई, यू ने अपना डायरेक्शन बदल लिया। इस पॉइंट पे आ जाओ, जस्ट इसी पॉइंट पर यू नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई। कहाँ पर आ गई? नेगेटिव डायरेक्शन में। यू नेगेटिव आ गई तो मैं यहाँ से नहीं स्टार्ट करूँगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। यू नेगेटिव आई है ना अभी, यू जैसे ही नेगेटिव आई, ए अभी भी पॉजिटिव है, यानी स्लोप अभी भी पॉजिटिव यानी ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन वेलोसिटी टक्कर खाने के बाद कुछ कम हो जाएगी। तो मैंने देखो इतनी ऊपर नहीं लिया है, थोड़ा पास लिया है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया है। तो इस पॉइंट के बाद में मुझे नेगेटिव में जाना है, नेगेटिव वेलोसिटी शो करनी है, तो मैं यहाँ से ना करके इस पॉइंट को इधर लूँगा और यहाँ पे मैं कहीं आ जाऊँगा। वेलोसिटी कम हो गई होगी, मान लो यहाँ 10 है तो यहाँ 8 पे हो गई होगी। अब मुझे यू को नेगेटिव शो करना है और यू को कम करते लेके जाना है, यानी जीरो के पास लेके जाना है, और जीरो है यहाँ पर। तो नेगेटिव वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो के पास जाएगी, यानी कुछ वैल्यू होगी u2 से ये जीरो के साइड जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन अभी पॉजिटिव दिखाना है, अभी भी मेरा स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे इसको ऐसे लेके जाऊँगा, ये लो। एक समय ऐसा आएगा कि ये जीरो हो जाएगी जीरो, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे ये चलता रहेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, हाँ, नीचे की ओर नहीं जाएगा, ऐसे ही जाएगा। ठीक है, फिर एक वैल्यू आएगी जीरो, वेलोसिटी अगेन जीरो हो जाएगी, अगेन जीरो हो गई, फिर तुम अगेन जीरो से फिर स्टार्ट करोगे, फिर ऐसे ऐसे चलता जाएगा और ग्राफ ऐसे बनता जाएगा, और ये वेलोसिटी धीरे धीरे इस टाइप से कम होती जाएगी, ऐसे कुछ आगे जाएगा, फिर इसके बाद में कुछ और आगे जाएगा, इस टाइप से ये चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी धीरे धीरे जाके मैक्सिमम पहुंचेगी, जहाँ जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो गई। जीरो होने के बाद ये अगेन नीचे गिरने लगेगी, यानी आपको पॉजिटिव की ओर चलना है। स्लोप अभी भी आपका वही है, क्योंकि ए अभी भी पॉजिटिव है, ए ने अपना डायरेक्शन नहीं बदला है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, जी है। फिर आप आगे चले जाओ, फिर नीचे गिरा दो, फिर इस तरह से मोशन धीरे धीरे चलती रहेगी, और ये ग्राफ एक टाइप ऐसे आ जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, थोड़ा कम होता जाएगा, और एक समय आता जाएगा कि ये जीरो हो जाएगा, ऐसे। बस हो गया, ऐसे चलता रहेगा। मैंने आपको एक यहाँ तक बता दिया, ठीक है। आप अपने बुक्स में आराम से देखिए, डाउट्स आते हैं तो मुझसे पूछिए। मैंने आपको एक तरीके से ये बता दिया।
इसके बाद यहाँ पर पहुँचने के बाद जब ये यहाँ पहुँच जाएगी कहीं ना कहीं किसी हाइट पर, उसके बाद अगेन वही प्रोसीजर चालू होगा जो पहले हुआ था, यानी यही लाइन वापस आने वाली है आगे। इतनी नहीं जाएगी क्योंकि वेलोसिटी कम हो गई है भाई, यहाँ से यहाँ पहुँची तो कम हुई ना, टक्कर खा के थोड़ी कम हो गई, फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते वैसे कम हो गई तो कम हाइट तक ही जाएगी, फिर ऊपर से गिरेगी तो नीचे आते तक पहले वाले जितना वैल्यू नहीं रहेगी, कुछ कम रहेगी, तो ये फिर थोड़ा नीचे हो जाएगा, फिर थोड़ा नीचे हो जाएगा। इसलिए मैंने देखो ऐसा बना दिया ग्राफ ऐसा। फिर हम नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, फिर वैल्यू इतनी ऊपर तक नहीं जाएगी, यानी थोड़ी कम हो जाएगी, फिर थोड़ा वापस वही नेगेटिव से वैल्यू स्टार्ट, यानी बार बार वही चक्कर चलेगा। यहाँ से यहाँ आकर जितना आपको पता लगा है, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाने का यदि आपको पता लग गया है तो अगेन वापस वही साइकिल कंप्लीट होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक आ गए, आप नीचे तक आ गए, उसके बाद आप वापस अगेन ऊपर गए, तो मैंने नेगेटिव से स्टार्ट किया, ऊपर एक मैक्सिमम हाइट तक पहुँच गया, यहाँ तक नहीं जाऊँगा, कम जाऊँगा, तो मैं कम तक पहुँच गया। ये लो धीरे धीरे मेरी वैल्यू कम होती गई, जीरो के पास हो गई, ये लो। फिर जीरो होने के बाद में मैं अगेन नीचे आया, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाना है तो मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया। फिर एक कंडीशन के बाद में अगेन टक्कर हो गई, टक्कर होने के बाद में फिर ये ऊपर गई, यानी वही ऊपर नीचे चलता रहेगा, और वही ऊपर नीचे ऊपर, फिर आप नेगेटिव से स्टार्ट करोगे ऐसे करके, और ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ग्राफ से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, क्योंकि हमारे बेसिक क्लियर नहीं हो पाते, हम उन बेसिक्स को भूल जाते, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। अब देखो अपने पास अभी लैपटॉप या टैबलेट की कमी है, अदरवाइज़ मैं इस पर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के देता। स्मार्ट बोर्ड अपने पास है नहीं, अदरवाइज़ मैं आपको उस पर बना के हर सवाल के हिसाब से चलता। कई टीचर्स सवाल के हिसाब से ग्राफ को पढ़ाते हैं, कई कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ाते हैं। मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं किस हिसाब से पढ़ाऊँ, तो मैंने क्या किया, सबको मिक्स किया, कॉन्सेप्ट को लिया, एक जैसे सवाल को लिया, यानी केस बनाए मैंने कि इस केस के हिसाब से हमको ये ग्राफ बनेगा, इस हिसाब से ये बनेगा, ताकि आपको ग्राफ बनाना समझ में आने लगे। अब आपको क्या करना है, किताबें खोलनी है, ग्राफ समझने, जो अपने कॉन्सेप्ट समझे उससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो आपको बस ये देखना है कि देखिए इसमें स्लोप क्या कह रहा है, ये लाइन क्या चाहता हुआ कहना चाहती है। केस पढ़ो, समझ लो, 1 2 3 सवाल आप करोगे, आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में गला पूरा सूख गया है और इतने डिस्टर्बेंस हुए, उसके लिए हमें खेद है, माफ़ी चाहूँगा। आज रुक के क्लास बहुत बार डिस्टर्ब हुई है, लेकिन आज की क्लास मुझे बनाने में लगभग 3.5 घंटे से ज़्यादा लग गए। 3.5 घंटे से मैं मोबाइल के सामने बैठा हूँ, तब जाके शायद घंटे, सवा घंटे या 1.5 घंटे क्लास रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, तो अच्छा लगे तो प्लीज़, मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए भी कर रहा हूँ, आपके लिए भी कर रहा हूँ, बट आपको नहीं मेरी मेहनत में सच्चाई नज़र आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको पता ही है, आपको लाइक करना है, शेयर ठोक देना, कमेंट जरूर कर देना है, मुझे आपके कमेंट का बड़ा इंतजार रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास की बात याद आई, मैं वेक्टर्स पढ़ाने वाला हूँ, स्टार्ट से क्लास ज्वाइन करना और ध्यान से क्लासेस देखना, नोट्स कंप्लीट करना, बड़ा मज़ा आने वाला है उस क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज्ञा दीजिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।